क्योंकि उसको हम लोग रट रहे हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको एक बार सुनिए और समझिए कि वो बोल क्या रहा है। बात अधिकतर चीज़ें हम यही करते हैं। हमारी ग्रेजुएशन की बुक सर SM सक्सेना की है ना, राम प्रसाद एंड सन्स पब्लिकेशन, उसी को पढ़ के आप लोगों ने BSc क्लियर किया है ना। उस बुक को कभी ध्यान से पढ़ना, उसमें इतनी सारी चीज़ें गलत दी गई हैं क्योंकि वो बुक आपकी शायद RL कोटपाल या किसी का इंग्लिश मीडियम की पुस्तक को हिंदी मीडियम की पुस्तक में कन्वर्ट किया गया है। तो बिल्कुल जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम आम आदमी है, इस टाइप का हो जाता है, मतलब अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो उसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, अगर वो इंग्लिश आपको आती है तब की कंडीशन। उसी को जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो चीज़ें अलग हो जाती है, बदल जाती है। अभी जो आप लोग पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, सब ने रटा है ना, समझ के पढ़े हैं? यस, समझ के पढ़े। मैंने तो अपने ग्रेजुएशन में सिर्फ देखा था, परीक्षा बोर्ड निकाला और चलो बहुत अच्छी बात है तो बुक निकाला, पर वो चीज़ नहीं थी कि वो कहा क्या गया है उसको समझने वाली बात नहीं होती। जो मेन पर्पस तो यही होता है ना ग्रेजुएशन का कि हमको क्या करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है, यही रहता है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम, चीज़ें जो कही गई हैं उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, बस उसको रट लिया, पढ़ लिया, अच्छे से नंबर लिख लिए, पेज भर लिए और मार्क्स ले लिए। यही होता है मेनली। जब आप आगे जाएंगे, डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पढ़ने का जो तरीका है ना वो बहुत गलत है। टू दी पॉइंट चीज़ें हमें नहीं पढ़नी आती। अगर हमको पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन दिया गया, हमारा एग्जाम पैटर्न भी वैसा है, तो हम क्या करते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, आपको अगर किसी जीव के बारे में किसी को उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताना शुरू कर देते, ताकि हमारा एक प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें पूरा जो सिनेप्सिस बने और हमारे 6-7 पन्नों का बन जाए तो हमें 10 नंबर मिल जाए। तो वो जो पूछ रहा है उसको बताने के अलावा भी हम सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर मान लो कि बात आपको सपना प्रधान के बारे में जानना है तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो टू दी पॉइंट सपना प्रधान नहीं बताएंगे, वो उनकी फैमिली हिस्ट्री, ये वो इधर उधर की चीज़ है। तो उसमें जो मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहीं छुप जाता है, और उसी की परिणति ये होती है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम को फाइट करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो मेन एग्जाम होता है BSc का, MSc का, वो लेंथी क्वेश्चंस का होता है, लेकिन आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने जाएंगे तो वो हमेशा आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन करता है। और हमारी आदत रहती है, हैबिट रहती है कि चीज़ों को लंबे तरीके से करने की, तो क्या होता है कि उसमें फिर हम वहाँ पर जाकर मार खा जाते हैं क्योंकि हमको टू दी पॉइंट चीज़ें पता नहीं होती हैं। अभी बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मैंने देखा, उसमें पूछा गया था वायवीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन को बताइए, तो उसमें बच्चों ने चोंच, आँख, नाक, कान, पंख, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो हम वही करते हैं कि आसपास की सारी चीज़ों को समेट लेते हैं, तो जो चीज़ें हमें पूछी गई हैं वो चीज़ें स्किप हो जाती है, और इसका बाद में दिक्कत होती है जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। अभी तो आप लोग MSc कर रहे हैं ना, इसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फाइट तो करनी पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, है ना। नेट सेट के बारे में पता है आप लोगों को? फुल फॉर्म क्या होता है नेट का? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। ये जैसे आप लोगों को B.Ed का पता होगा, उसमें CTT और CGTT होता है ना, टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी है, कोई एग्जाम का ऐसा नहीं है कि उसको पास करने से आपको नौकरी लग जाएगी। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको शुरू में 2 पेपर देने पर 2 एग्जाम होते हैं, एक को कहा जाता है सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमारे भारत में कितने स्टेट हैं? भारत इंडिया में कितने स्टेट हैं? राज्य 29। अच्छा, तो जितने हमारे स्टेट हैं उतने हमारे सेट के एग्जाम होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसको CG सेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ तो उसको MP सेट कहते हैं ना, उसी तरीके से। और नेट जो होता है वो पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप नेट या सेट पास करते हैं, उस कंडीशन में आप लोग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब आती है, APPSC कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर PSC, तो उसको आप बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने CG सेट क्लियर किया है तो आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने नेट क्लियर किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। तो नेट और सेट को एग्जाम पास करने का नहीं है, बल्कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो
मैक्सिमम बच्चों का ये रहता है कि आपका जो सेट का सिलेबस होता है ना, बीएससी और एमएससी का जो सिलेबस है ना, उसी में से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अगर आपने बीएससी और एमएससी को अच्छे से पढ़ा है तो मैक्सिमम बच्चों का एमएससी करते करते ही सेट हो जाता है, क्योंकि वो आपका बेसिक होता है। जबकि अगर आप नेट की बात करोगे वो तो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, माइनस मार्किंग होती है उसमें। कहना चाहिए कि आपका 3 पार्ट में नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कहा जाता है। पार्ट ए में आपके 20 प्रश्न होते हैं, 20 में से आपको केवल 15 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने रहते हैं, 5 आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 20 के 20 बनाने नहीं रहते हैं, 15 अटेम्प्ट करने हैं। और वो आपका होता है बोलना चाहिए रीजनिंग, मैथ्स और क्लॉक, कैलेंडर, उनके क्वेश्चंस होते हैं 15। और एक क्वेश्चन में आपके 2 नंबर होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन में कितने नंबर हुए? 30 नंबर। क्लियर? उसके बाद पार्ट बी आता है उसका, जिसमें आपको 35 प्रश्न बनाने रहते हैं। ठीक है, 35 प्रश्न बनाने रहते हैं और उसमें आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं 50 प्रश्न। तो 50 में आपको 35 बनाने हैं, 15 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आपको 50 में से ढूंढ के 35 प्रश्न बनाने। एक प्रश्न में 2 नंबर रहता है, कितने हो गए वो? 35 दूनी 70 और इसका 15 दूनी 30, 100 मार्क्स के हो गए। पार्ट बी के क्वेश्चंस आपका जूलॉजी, पर्टिकुलर जूलॉजी से आएगा। जैसे कि एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सिंपल है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? सॉरी, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बोल रहे बताओ। हाँ एकदम पक्का वैसा बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस। डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है तो उसमें दिक्कत नहीं। सबसे मेन और सबसे डिफिकल्ट होता है आपका पार्ट सी, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 75, और उसमें से आपको केवल 25 प्रश्न बनाने हैं। 75 में 25 मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको? 50। 3 घंटे के समय में आपको 75 प्रश्नों में से उन 25 प्रश्नों को ढूंढना है जिनके उत्तर आपको आते हैं। और एक एक क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, एक एक पेज का होता है। और पार्ट सी के प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन भी बनाएंगे तो 4 नंबर मिलते हैं। समझ रहे हैं? माइनस मार्किंग 1/4 होती है उसमें। ठीक है, तो सबसे स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट होता है आपका पार्ट सी का क्वेश्चन, जो लेंथी होता है, उसमें कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड समझते हैं, एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, उससे बनता है आपका पार्ट सी का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, एक प्रश्न में 4 नंबर, कितने नंबर हुए? 100 नंबर हुए, 25 चौक, और हमने 100 नंबर वहाँ कैलकुलेट किए। 30 नंबर आपके रीजनिंग के और 70 नंबर आपके पार्ट बी के। तो इस तरीके से 200 नंबर का आपका CSIR नेट होता है। उस 200 में से अगर किसी बच्चे ने 100 भी स्कोर कर लिया तो उसको मिल जाती है CSIR नेट की एलिजिबिलिटी, कि वो किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिलाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसमें से एक चीज आती है जिसको बोला जाता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उस आप जितने बच्चों मान लो के बाद CSIR नेट ने किया कि इस बार मुझे 3000 बच्चों को लेना है, टॉप 3000 रैंक्स के बच्चों को लेंगे, है ना। तो उसमें हर साल वो डिसाइड करती है कि मुझे कितने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। तो वो टॉप के हो सकता है कि इस साल 1000 हो, नेक्स्ट ईयर 700 हो, किसी साल 1500 हो। तो वो टॉप के 1000 बच्चों को वो स्कॉलरशिप देती है, जिसको बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर वो बच्चा नेट क्लियर करने के बाद PhD कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको PhD करने पर, अगर उसने JRF क्वालिफाई किया है, मतलब कि टॉप 1000 बच्चों में वो आया है, तो उसको JRF क्वालिफाई मानेंगे। तो अगर वो JRF क्वालिफाई करके PhD करने जाता है तो उसको गवर्नमेंट हर महीने स्कॉलरशिप देती है 5 साल तक के लिए। पहले 2 साल को JRF बोला जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद के 3 साल को SRF बोला जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। कितना अमाउंट हो सकता है स्कॉलरशिप का अमाउंट है? तो 30,000 पहले था वो 29,000, अभी शुरू में 2 साल आपको 35 से 36,000 मिल जाते हैं। HRA BA ये सब मिलता है, तो वो वेरी करते रहता है। शहर में रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, गांव एरिया में रहेंगे तो थोड़ा कम पैसा। और उसके बाद जब वो SRF हो जाता है तो 42-45,000 तक पहुंच जाती है वो स्कॉलरशिप। एक सैलरी जैसी है, एक गवर्नमेंट जॉब जैसी है ना।
इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो पीएचडी उनके लिए एक वरदान की तरह है, जीआरएफ। क्योंकि एक तो आपका वर्क चल रहा है पीएचडी का, साथ में आपको हर महीने अपने अकाउंट पे 35,000 रुपये आए, पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, तो एक सैलरी की तरह, एक जॉब की तरह है ना। और ऊपर से जब हमारा पीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पीएचडी वालों को भी दिया गया था ना सर, जिनका नेट और सेट क्लियर नहीं है लेकिन उन्होंने पीएचडी की है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिला सकते हैं। इस तरीके से हो जाता है। तो अगर आप एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी में, आपने अगर इसमें ग्रेजुएशन करने का सोच लिया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे जाकर इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, है ना। और हमारा साइंस स्ट्रीम है, सबको अच्छे से पता है कि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है साइंस, है ना। तो इसमें रिसर्च के बहुत सारे चांसेस आते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बहुत सारे जेआरएफ करने के बाद आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ले लिया जाता है रिसर्च पर्पस से। रिसर्च पर्पस अच्छा रहा, बहुत अच्छा कर लिया तो नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। गुंडैत सर मुझे पढ़ाया है उन्होंने, मुझे भी। अच्छा, रायगढ़ में। तो सर जब भी हम ऐसे एमएससी में लेक्चर्स लेने आते थे तो उनका स्पेशलाइजेशन है एंडोक्राइनोलॉजी। तो सर का एंडोक्राइनोलॉजी में ऐसा इंटरेस्ट है कि वो अगर हमें फिशरीज भी पढ़ा रही है, मछली भी पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से घूमते हुए पहुंच जाते थे एंडोक्राइनोलॉजी अपने। हाँ, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, उनका उस सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो घुमा फिरा के एंडोक्राइनो में ले आते थे, एंडोक्राइनोलॉजी में। और हमेशा एक बात कहते थे, ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है, इसी ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं पता। अगर ये पता कर लिए तो सिंपल सी बात है, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। एकदम छोटी सी बात, पर वो छोटी सी बात तक पहुंचना असंभव जैसा लगता है ना। तो ये है कि सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, और एक तो जूलॉजी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी सिस्टम के बारे में जानने से बेटर क्या हो सकता है ना। हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम कर रहा है, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए कभी फोर्सफुली पढ़ना नहीं पड़ता है। आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, अपने बॉडी के बारे में जानने में मज़ा आना चाहिए, है ना। तो कभी भी किसी भी चीज़ को बर्डन की तरह लेंगे तो आप उसमें कभी सक्सेस नहीं होंगे। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए आराम से इजी होती चली जाएंगी। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है ना एमएससी का, दिसंबर में। तो तैयारी हो रही है, चल रही है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पहला बैच है आपका बीबीएस का ना जी मैम। और कुछ भी डाउट होता है या कुछ होता है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है आप लोगों को नेटसेट के बारे में? कुछ क्वेरी हो, आप कुछ जानना चाहे इसके बारे में और तो बिल्कुल आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही आ गए हैं। कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च में सेट का एग्जाम होने वाला है, सीजी सेट का। तो आप लोग एलिजिबल हैं, बस आपको एक एफिडेविट कराना पड़ेगा प्रिंसिपल सर से कि 2 साल के अंदर हमारा एमएससी खत्म हो जाएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं सीजी सेट दिलाने के लिए। इफ़ ऐसा होता है कि वैकेंसी आती है तो आप लोगों का निकले ना निकले वो अलग बात है। सारे बच्चे सेट का फॉर्म डाल के एक बार एग्ज़ाम में बैठिए, ठीक है। सेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग होता है, 50 नंबर छत्तीसगढ़ सीजीजी के बाकी सारी चीज़ों के बारे में आती हैं। सीजीजी के जैसा नहीं सर, मतलब जनरल नॉलेज कह सकते हैं। मैथ्स भी थोड़ा होता है, रीजनिंग भी थोड़ा होता है, ऐसा। विज्ञान साइंस से भी संबंधित। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड सारे विषयों के बच्चों के लिए वही होता है। और 50 आपका मेन सब्जेक्ट का होगा जूलॉजी का। तो हो सकता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के बाद इसकी वैकेंसी मिल जाए। और सीजी सेट कब हो जाए कह नहीं सकते। 3 साल लगातार होने लगा, उसके बाद फिर अकाल पड़ गया तो अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो एमएससी का पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़िए। एमएससी से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एमएससी करते हुए ही सेट निकाल लिया है, क्योंकि वो आपके इसी सिलेबस से आने वाला है। नेट थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है, पर सेट जो होता है वो आपकी बीएससी और एमएससी के बेस का है। तो अगर वैकेंसी आती है तो सारे बच्चे उसका एक बार फॉर्म डालिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? डन? जूलॉजी अच्छा लगता है कि? हाँ, ये बताओ सबसे कितना बच्चों को अच्छा लगता है? सबको बाय मिस्टेक का ये तो नहीं है ना?
केमिस्ट्री में करना चाह रहा था, मैं जूलॉजी में आ गया, ऐसा थोड़ी ना कई लोग का, ऐसा है क्या? नहीं यार चल इसमें भी कर लेते हैं, तो बस मन लगना चाहिए ना इस सब्जेक्ट के लिए, ऐसा। और अगर वैसी कंडीशन में आ भी गए ना तो उसको इंटरेस्ट बनाइए। मैम जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? यूनिवर्सिटी में टॉप कर मतलब जैसे एमएससी जूलॉजी में कोई मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल जो मिलता है ना, वो बेटा ऐसे मतलब रविशंकर यूनिवर्सिटी में एमएससी करने वालों को मिलता है गोल्ड मेडल शायद। नहीं आई थिंक पूरे इसमें हाँ, इस रीजन में जो है ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स नहीं है बेटा, उसमें आपको गोल्ड मेडल मिलता है। हमारे जो हाँ। कन्वर राणा सर है ना, इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल मिलता है और शायद कुछ प्राइज मिलता है, उसके बाद और कुछ नहीं है। और मैं मतलब एक वीडियोस में देखा था कि जिनको मतलब गोल्ड मेडल मिलता है ना, जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, तो उनको शायद नेट का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, ऐसा मैं देखा। बिल्कुल नहीं ऐसा सब लोग टॉप कर लेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उसको तो नेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा उसको। नेट का एग्जाम इंडिया, आपकी इंडिया लेवल का एग्जाम है, और छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है रविशंकर, उसमें कोई टॉप करेगा तो उसको इंडिया गवर्नमेंट क्यों, कोई भी सेट भी कोई भी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देना पड़ता है। आपको गोल्ड मेडल मिलता है तो वो एक उपाधि है, उसके साथ हो सकता है कि कुछ कैश अमाउंट मिलता हो, पर ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, नहीं देते ना सर। हाँ, गोल्ड मेडल बस मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, सम्मान है, सम्मान है, प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। आप चर्चित रहेंगे उस समय, ऐसा है, ठीक है। और जो उसमें पटल रहेगा उसमें आपका नाम रहेगा। नाम है। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, क्यों भाई? अभिमन्यु? समझ में पाए। और मैम जो जैसे नेट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो मतलब प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है ना, वो तो हर साल नहीं निकलती, लेकिन कुछ सर रहते हैं मतलब जो पढ़ाते हैं ना, उनका मतलब क्या सिस्टम रहता है वो? कॉलेज में हाँ पढ़ाने का हाँ देखिए, आप अगर नेट क्लियर कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद आप बाकी कॉलेजेस में गेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। संविदा जिसको कहा जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको सैलरी मिलती है 31,000। तो वो गवर्नमेंट से मिलती है या फिर गवर्नमेंट फंडिंग है वो। तो एक तरह से वो जॉब ही हो गया है। हाँ, जॉब भी हो गया। और लेकिन अगर कोई हाँ। रेगुलर टीचर आया तब की कंडीशन, हाँ। टेम्परेरी जॉब कह सकते हैं उसको, है ना। जैसे यहाँ पर अगर कोई है लेकिन किसी गवर्नमेंट टीचर का, जैसे प्रोफेसर का, जैसे हमारी पोस्टिंग हो गई तो उनको हटाना पड़ सकता है, तो एकदम परमानेंट पोस्ट नहीं है, पर एक बार आपका सिलेक्शन अगर उसमें हो जाता है, एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा, नेट क्लियर है और आपको ले लिया जाता है, तो फिर आप 1 साल के लिए वहाँ बेफिक्र है, और तब तक के लिए बेफिक्र है जब तक रेगुलर टीचर वहाँ पर न आ जाए। तो छोटी सी जॉब कह सकते हैं, प्राइवेट जॉब कह सकते हैं उसको, वैसा है। और उसके लिए भी देखा जाता है कि जैसे मान लो कि बाद आपके बीपीएस में फॉर्म निकला है ना संविदा के लिए, तो आप डालेंगे अपना रेज्यूमे जिसको कहा जाता है, उसको डालेंगे, आपका नेट है और किसी का नेट है, तो उसमें छांटा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा एलिजिबल है। हो सकता है कि 2 बच्चों का नेट हो, तो उसमें फिर आपके एमएससी के परसेंटेज को देखा जाएगा, जिसका परसेंटेज अच्छा है। फिर उसके बाद उसमें भी अगर ऐसा हो गया कि दोनों का सेम परसेंटेज है, तो बीएससी का परसेंटेज देखेंगे। इस तरीके से मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट में जो पहले नंबर पे होगा उसको फिर संविदा के लिए बुलाया जाता है। तो 1 साल के लिए वो आपकी जॉब है। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं आता है उस कॉलेज में तब की कंडीशन में, फिर वो आ गए तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश मिक्स तो लिख सकते हैं, पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश हो। फर्स्ट सेमेस्टर में इसी कंडीशन है, ऐसा नहीं ना कि सारी चीज़ें आप हिंदी में ही लिखना करें, कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंग्लिश में ही हो, क्योंकि आपका एमएससी इंग्लिश मीडियम हो रहा है ना। और मैम जैसे सप्लीमेंट लेते हैं बहुत सारा है, तो उसका कुछ प्रभाव रहता है? क्या तुम लिखोगे तो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा सप्लीमेंट्री ले लिए तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं सर, कोई बहुत कहना उतना ज़रूरत नहीं रहता है। नहीं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। चेक करने वाला देखेगा कि आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है हम कभी नहीं देखते। हम देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, चाहे वो 2 पन्नों का लिखा हो चाहे 4 पन्नों का लिखा हो, उसको देखा जाता है।
कुछ नहीं है, ये सबसे अच्छा बेच होगा मुझे लगता है, आपको अच्छा कर रहे हैं। अब मैंने देखा इंटरनल का कुछ लोगों का छोड़ के बाकी लेकिन अच्छा किया। प्रश्न पत्र मिला थोड़ी था किसी को, पर एक तो जैसे लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, प्रताप कैसे लिखता है, थोड़ा सा बुलेट्स फॉर्म में लिखना चाहिए, ज़्यादा अगर लेंथी करेंगे ना, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं चाहिए, बुलेट्स फॉर्म में लिखना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आ जाए हमको जहाँ पूरा देखें। बाकी आप सबने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म किया। पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ना तो क्या होता है, जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कॉपी होती है, तो अगर आप पॉइंट्स को हाईलाइट करें तो हमारी नज़र सीधे उस पॉइंट पे जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपने हमारा अट्रैक्शन लिया है तो उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और डायग्राम्स जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है ना, दिख रही हैं अलग से, उसमें ज़्यादा नंबर्स देते हैं। तो डायग्राम्स आपके जो बुलेट पॉइंट्स हमको हाईलाइट करिए उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ना कि बुलेट पॉइंट में कुछ भी हो, 3 पॉइंट भी होना चाहिए। सर कुछ भी नहीं लिखना है।